गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिकेतर शिक्षा अर्थात विद्यालय या कोई भी औपचारिक शिक्षण संस्थान से बाहर दी जाने वाली शिक्षा, जिसमें शिक्षार्थी की आवश्यकताओं, समस्याओं और रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें रोजगार परक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो शिक्षार्थी जिन रोजगार में संलग्न हैं, उनसे संबंधित प्रशिक्षण देकर उनकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि की जाती है, ताकि उनका उत्पादन बढ़े, उनका लाभ बढ़े और वह अधिक से अधिक धन कमा सके। औपचारिकेतर शिक्षा जो होती है वह पूर्णतः योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित शिक्षा होती है, जैसे कि कोटा खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, पत्राचार विद्यालय, कृषि मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वयंसेवी संस्थाएं, ये सभी जो है कहीं न कहीं औपचारिकेतर शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गाँवों में इनकी छोटी छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। संस्थागत शिक्षा की तरह ही औपचारिकेतर शिक्षा में समय, पाठ्यक्रम और अवधि की कोई पाबंदी नहीं होती। खुले गगन की तरह होता है इनका सिलेबस, पाठ्यक्रम, जिसमें पक्षी के समान विद्यार्थी जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता है। उसे जो इच्छा हो वह पढ़ना चाहे वह पढ़ सकता है। औपचारिकेतर शिक्षा के कार्यक्रम लचीले होते हैं। शिक्षार्थी की सुविधा को ध्यान में रखकर ही इसके कार्यक्रम, स्थान और पाठ्यक्रम आदि को तय किया जाता है। औपचारिकेतर शिक्षण प्रणाली व्यावहारिक, उपचारी और क्रियात्मक होती है। इसके पाठ्यक्रम लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसरों से जोड़ने का कार्य करते हैं। लोगों को सिखाया पढ़ाया जाता है कि किस तरह एक सीमित अवधि में कम शक्ति, कम समय और कम धन व्यय करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और अधिक से अधिक धनार्जन किया जा सकता है। औपचारिकेतर शिक्षा स्त्रियों, निर्धनों, गरीबों सभी के लिए समान होती है और उनके लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रही हुई है, जिसमें शिक्षा आपके द्वार जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस उद्देश्य पर आधारित होती है औपचारिकेतर शिक्षा की शिक्षा आपके द्वार, यानी उन्हीं के पास जाकर उन्हें शिक्षित करना। स्त्रियां घर बैठे पढ़ना लिखना सीख सकती हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं की है जिन्होंने, उनके लिए तो यह दूसरा अवसर होता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए। शिक्षार्थी की आयु की भी कोई सीमा नहीं होती है। किसी भी उम्र में, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति इसके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा की मूल्यांकन विधि अत्यंत सरल होती है। शिक्षार्थी स्वयं का मूल्यांकन बड़ी आसानी से स्वयं ही कर लेता है। वे जान सकते हैं कि शिक्षा से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं और उनके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कार्यक्रम की सफलता और पाठ्यक्रम की उपयोगिता शिक्षार्थी के व्यवहार कार्य में जो परिवर्तन आता है वह अपने आप दिखाई देता है। शिक्षा से, इस प्रकार प्राप्त शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का निदान किया जाता है, अपितु राष्ट्रीय समस्याओं के निराकरण में भी ये काफ़ी सहयोगी होती हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, रोगान्मूलन, वयस्क शिक्षा, वन सुरक्षा, टीकाकरण कार्यक्रम, स्त्री शिक्षा आदि। इस प्रकार के जितने भी राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनके निराकरण में भी औपचारिकेतर शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। औपचारिकेतर शिक्षा इनोवेशन, नवाचार के अंगीकरण में काफ़ी मदद करती है।
नई विकसित पद्धतियों को लोग आसानी से अपना लेते हैं। इसके द्वारा आप आसानी से उन तक उनकी सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं, उनके बारे में जानकारियां पहुंचाई जा सकती हैं। सहभागिता को बढ़ावा देती है। समान उम्र, वर्ग, रुचि के लोग एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें आपस में भाईचारे की भावना पनपती है और एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं। आवश्यकता मूलक पर शिक्षा होती है। लोगों की आवश्यकताओं को पहचान कर उनके आधार पर शिक्षा दी जाती है। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जिन लोगों की रुचि पढ़ने लिखने में बनी रहती है, जिससे लोगों की रुचि पढ़ने लिखने में बनी रहती है। शिक्षा अनवरत रूप से चलती रहती है। औपचारिकेतर शिक्षा भी एक अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। किसी भी उम्र में यह आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परोक्ष रूप से यदि से औपचारिकेतर शिक्षा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करती है। शिक्षा केवल लोगों को साक्षर ही नहीं करती, अपितु एक संपूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही रोजगार प्राप्ति के लिए भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एक स्वैच्छिक शिक्षण प्रणाली होती है। शिक्षार्थी को पढ़ने के लिए दबाव या जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती। व्यक्ति स्वयं ही प्रेरित होकर शिक्षा ग्रहण करता है। इसके अंतर्गत समस्त रूप से अगर हम कहें, सारांश में हम कहें कि औपचारिकेतर शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो किसी डिग्री, सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नहीं दी जाती, अपितु लोगों के कार्यों में कुशलता लाने के लिए इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि औपचारिकेतर शिक्षा जो होती है उसमें लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में के अनुरूप दी जाती है। उनके समय, परिस्थितियाँ, उनके वातावरण को ध्यान में रखकर उनकी रुचियों के अनुरूप दी जाती है। और साथ ही केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, शिक्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनको रोजगार परक शिक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, ताकि वो अलग अलग रोजगार अपना कर अपना धनोपार्जन कर सकें, धन अर्जन में वृद्धि कर सकें। अब नेक्स्ट आता है कि औपचारिकेतर शिक्षा जो होती है उसे किन विधियों के द्वारा प्रदान किया जाता है, या कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं इसके अंतर्गत व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए। तो इसकी विधियां जो होती हैं वो जनरली भिन्न भिन्न होती हैं। लोगों के फुर्सत के क्षणों में उन्हें पढ़ाया जाता है, तो यानी कि कुछ इस प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़े, उनकी रुचि ज़्यादा बढ़े, उन्हें मज़ा आए पढ़ने में, ताकि नेक्स्ट डे भी वह व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ वापस वहाँ पढ़ने के लिए आए। क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की शिक्षा में कोई उम्र की बाधा नहीं होती, तो छोटे बच्चे भी, बड़े भी और वृद्ध भी इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। तो ऐसे विधियों का उपयोग करना चाहिए जिससे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो शिक्षा ग्रहण करने के प्रति, जैसे कि चार्ट, पोस्टर, फोल्डर्स, प्रोजेक्टर्स, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, जो भी हम दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें एक पूर्णतः प्रजातांत्रिक तरीका है पढ़ाने का, जिसमें अपनी समस्याओं को निसंकोच कहा जाता है और उन्हें सामने वाला भी बड़ा उससे सुनता है, और समूह वार्ताएं की जाती हैं, डिस्कशन किए जाते हैं, बैठक बुलाई जाती है, विषय विशेषज्ञ उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन भी इसमें लाभकारी होता है। औपचारिकेतर शिक्षण के लिए मुख्य रूप से विद्यार्थियों को लगाया जाता है, जैसे 5 से 10 गांवों के लोगों को साक्षर करने का जिम्मा कुछ विद्यार्थियों को दिया जाता है। जब विद्यार्थी इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, और प्रमाण पत्र नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ही यह जिम्मा दिया जाता है ज़्यादातर, कि वह छोटे छोटे गाँवों में जाएं और वहाँ पर इस प्रकार के शिक्षण कार्यक्रम करें। उन्हें अपने शैक्षणिक
उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के रूप में भी इस प्रकार के टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें ये कार्य करें और उसके बदले में उन्हें सर्टिफिकेट्स प्राप्त होते हैं जो आगे जाकर नौकरियां प्राप्त करने में उनको सहायक सिद्ध होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षण में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता या किताबें के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता। यदि दृश्य श्रव्य शिक्षण विधियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो लोगों की रुचि ज़्यादा उत्पन्न होती है और वे निरंतर उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वहाँ पर आते हैं और अपना शिक्षा का कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी विकास योजनाएं या साक्षरता कार्यक्रम हैं इस और तो साक्षरता कार्यक्रमों की यदि हम बात करें तो साक्षरता कार्यक्रमों की यदि हम बात करें तो प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए चलाए जाने वाले वृहद कार्यक्रम और साक्षरता कार्यक्रम हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और वित्तीय सहायताएं भी प्रदान की जा रही हैं जिन्हें सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है। इन योजनाओं को सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है और उन्हें वित्तीय सहायताएं हैं केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होती हैं। सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए अनेक योजनाएं इस प्रकार की चलाई जा रही हैं जिनका लाभ वास्तविक रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे ट्राइसेम, DWCRA, ANP, NIRP आदि ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों तक जागृति जागरूक कम है, लोग उसका लाभ नहीं, इस वजह से वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कृषक प्रशिक्षण क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम जो कि एक अंतर मंत्रालय परियोजना है। यह परियोजनाएं कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को शिक्षित करना ताकि वे हरित क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। भारत अन्य उत्पादन के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, किसानों की स्थिति में सुधार आए और बेहतर जीवन जी सके। कई अन्य कार्यक्रम जैसे सूखा क्षेत्र में खेती, लघु और सीमांत कृषक कार्यक्रम, उद्योग के विकास हेतु कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यक्रम, पशुधन विकास कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि भी इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं। इसी तहत यदि हम औपचारिकेतर शिक्षा के क्षेत्रों की बात करें तो जो औपचारिकेतर शिक्षा का क्षेत्र होता है वह काफ़ी विस्तृत और व्यापक है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारा देश जो है भारत वह विशाल जनसमूह को वाला है और शिक्षा के लिए जितने भी स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं वह काफ़ी कम पढ़ते हैं हमारे इस विशाल जनसमूह को शिक्षित करने के लिए। और जनसंख्याएं अधिक होने के कारण गरीबी भी ज़्यादा है, जिसके कारण लोगों को पढ़ाई बीच में छोड़कर अपना धनोपार्जन करने के कार्यों में लगना पड़ता है, जिसके कारण या तो वो अंगूठा छाप रह जाते हैं या उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। औपचारिक शिक्षण नहीं होने के कारण इस प्रकार के अशिक्षित शिक्षा की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। व्यावहारिक जीवन से संबंधित हर विषय को औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों आदि को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। सांस्कृतिक धरोहर, सामुदायिक संपत्तियां, राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा करना आदि विषय भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। औपचारिकेतर शिक्षा सिर्फ साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिसाब किताब करना सिखाना
भी इसमें सिखाया जाता है। व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं वह इसमें प्रदान किया जाता है, जिससे एक सफल और सुखद जीवन व्यक्ति जी सके। इसको सफल और सुखद जीवन जीने में उनकी मदद की जा सके। वैज्ञानिक तरीक़ों से काम करना, नई तकनीकों का प्रयोग करना, नई पद्धतियों को अपनाना आदि के लिए भी लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। भारत अपितु विश्व के सभी देशों ने इस बात में को स्वीकार किया है कि यदि विकास करना है तो निरक्षरता के अभिशाप से हमें अपने देश को बचाना होगा, मुक्ति दिलानी होगी। केवल स्कूल और विद्यालय महाविद्यालयों के आधार पर निरक्षरता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। औपचारिकेतर शिक्षा का सहारा लेना अत्यंत ही आवश्यक है निरक्षरता को दूर करने के लिए। तभी हम हमारे देश से निरक्षरता को दूर कर सकते हैं। औपचारिकेतर का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही प्रौढ़ों को शिक्षा प्रदान करना है जो किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है। ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। औपचारिकेतर शिक्षा जो होती है उसकी जो प्रदान करने वाली एजेंसियां या जो संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें सामान्यतः सेवानिवृत्त शिक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा सहयोग प्रदान करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि औपचारिकेतर शिक्षा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्थान के द्वारा नहीं दी जा सकती, और क्योंकि इसका क्षेत्र भी व्यापक है, विषय वस्तु भी व्यापक है और इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, व्यक्तियों के अनुरूप इनमें शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इसमें कोई निश्चित संस्था नहीं होती है। विद्यालय महाविद्यालय या शिक्षक सम्मिलित नहीं किए जा सकते, उनके अंतर्गत नहीं आती। लेकिन हाँ, इसे प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, रिटायर्ड जो शिक्षक होते हैं उनका सहयोग लिया जाता है। कई संस्थाएं और एजेंसियां हैं जो इस NGOs हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रही हैं और उनमें ये विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और रिटायर्ड टीचर्स का सहयोग लेते हैं। जैसे नेहरू युवा केंद्र, युवा क्लब, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, परिवार नियोजन केंद्र, ग्रामीण साक्षरता केंद्र, स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाएं। इस प्रकार की कुछ संस्थाएं हैं जो इस और कार्य कर रही हैं और अपने प्रयास कर रही हैं कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा साक्षरता का प्रचार प्रसार हो सके। और कुछ व्यक्ति भी हैं जो अपने ही स्तर पर इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने कार्य को पूर्ण करने के पश्चात, अपने जॉब को पूर्ण करने के पश्चात सुबह शाम के समय जाकर ऐसे एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा प्रबल नहीं है, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं साक्षरता शिक्षा पर। ऐसे एरियाज़ में जाकर वो अपने ही स्तर पर ऐसे लोगों को कलेक्ट करते हैं, ऐसे बच्चों को कलेक्ट करते हैं और उनको पढ़ाने का, शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। और बाकी हमने कहा ही है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय, ओपन विद्यालय जो हैं वो कहीं न कहीं इस और प्रयास कर रहे हैं और सहायता प्रदान कर रहे हैं इस प्रकार की शिक्षा को प्रसारित करने में और प्रचारित करने में। औपचारिकेतर शिक्षा जो होती है उसमें जनरली अगर हम कहें तो लोगों को फुर्सत के क्षणों में पढ़ाया जाता है और औपचारिकेतर शिक्षा में हम विषय वस्तु की बात करें तो कोई पर्टिकुलर विषय वस्तु नहीं है डिसाइड की जा सकती, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें व्यक्ति की इच्छा, रुचि, मनोवृत्ति और आवश्यकता को ध्यान में रखकर व्यवसाय के अनुसार, रोजगार के अवसरों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यह काफ़ी लचीली शिक्षा होती है, जिसमें लचीलापन रखा जाता है, जिसे रुझानपरक शिक्षा भी कहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराने के वाले विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय समस्याओं का भी सॉर्ट आउट किया जा सके। हमारे देश में की जो समस्याएं हैं उनको भी हम दूर कर सकें और जिससे देश का, राष्ट्र का विकास हो सके।
समूह वार्ताएं ज़्यादा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो हमारी आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी, उसमें औपचारिकेतर शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया था। लगभग 15 से 25 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनको शिक्षित करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई थी सर्वप्रथम। क्योंकि भारत आज़ादी के जब आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश का जो शैक्षणिक स्तर था वो काफ़ी निम्न था। विद्यालय शिक्षा बिल्कुल निम्न थी। इन्हीं सब को देखते हुए देश भर के 24 राज्यों के प्रत्येक जिलों में और संघ शासित प्रदेशों में औपचारिकेतर शिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करके चलाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये औपचारिकेतर शिक्षा का, जो मैंने आपको आज दिया है क्लास में। आई होप आपको प्रसार शिक्षा और औपचारिकेतर शिक्षा जो है उसके बारे में समझ में आया होगा। लास्ट क्लासेस में हमने प्रसार शिक्षा को डिस्कस किया था और आज हम औपचारिकेतर शिक्षा के बारे में डिस्कस करा। तो दोनों का जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक जो मूल है, वो आपको समझ में आया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे।